हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हमारा अंकित प्रश्नों का क्रम चल रहा था, उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो आज का हमारा अगला प्रश्न है। पहले प्रश्न ध्यान से सुनते हैं। कह रहा है कि एक तत्व फलक केंद्रित घनीय संरचना 200 पिकोमीटर कोर के साथ क्रिस्टलीकृत होता है। यदि इस तत्व के 300 ग्राम में 36 × 10 के घात कण उपस्थित हो तो इसके घनत्व की गणना कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप दिए गए मान लिख लीजिए। हमें सबसे पहली बात ये ध्यान में देना है कि फलक केंद्रीय घनीय संरचना है और इस संरचना के लिए कुछ बातें आपको बताई गई हैं। सीसी संरचना के लिए Z बराबर 4, ये बात पीछे आपको बताई गई है, ठीक है। आगे कह रहा है हमसे 200 पिकोमीटर कोर के साथ क्रिस्टलीकृत होता है, अर्थात कोर की लंबाई देना हमको, ठीक। तो कोर की लंबाई स्मॉल a बराबर 200 पिकोमीटर। आपको बताया गया है कि यहाँ पर रहने वाले सारे के सारे मान सीजीएस में होने चाहिए, तो आप पिकोमीटर को सबसे पहले सीजीएस में चेंज कर देंगे। तो स्मॉल a बराबर, इसे आप लिख सकते हैं 2 × 10 के घाते 2। पिको का मतलब 10 के घाते -12 और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 के घाते +2, राइट। स्मॉल a इज इक्वल टू 2 × 10 के घाते -8 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे हमको द्रव्यमान दे रखा है, तत्व का द्रव्यमान दे रखा है कैपिटल M बराबर 300 ग्राम, ठीक है। और कह रहा है कि 300 ग्राम में 36 × 10 के घाते 23 परमाणु उपस्थित हों, यानी ये परमाणुओं की संख्या यानी दे रखा है परमाणुओं की संख्या यानी बराबर 36 × 10 के घाते 23 कण, ठीक। निकालने को क्या कह रहा है प्रश्न में हमसे प्रश्न में कह रहा है कि इसके घनत्व की गणना कर दीजिए आप। चलिए घनत्व निकाल देते हैं। घनत्व रो बराबर क्वेश्चन मार्क। घनत्व निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया है। फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है, रो इज इक्वल टू Z × M/A³ × N। आप यहाँ से चलिए, तो उस सूत्र से फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है, रो इज इक्वल टू Z × M/A³ × N, है ना। ये सूत्र बताया गया है। इस सूत्र में आपका जो रो होता है इसे हम लोग घनत्व कहते हैं। Z हमारा FCC संरचना के लिए कांस्टेंटम स्थिरांक वैल्यू होती है। जो कैपिटल M होता है, आपको यहाँ पे कैपिटल M पर लेकर के विचार करना होगा। जैसे कैपिटल M इस फॉर्मूले में जो रखा जाता है, हमारा जो तत्व क्रिस्टलीकृत होता है उसका परमाणु भार होता है। हालांकि यहाँ पे उस तत्व का द्रव्यमान दिया गया है, तत्व का द्रव्यमान, और तत्व का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर दिया गया है 300 ग्राम। आपको कैपिटल M का मान निकालना है। कैपिटल M का मान कैसे निकालेंगे, छोटी सी बात को ध्यान में रखिए कि आपको दिया गया है तत्व का द्रव्यमान 300 ग्राम, और 300 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित हैं, 36 × 10 के घाते 23 कण। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि ये जो स्मॉल m है, इस स्मॉल m वाली वैल्यू में आप एवोगाड्रो संख्या का जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और परमाणुओं की संख्या से भाग करेंगे, तो इतने परमाणु में उपस्थित हमारा परमाणु भार मिल जाएगा। चलिए उसको साइड में कहीं m का मान निकाल लेते हैं। देखिए, तो कैपिटल M का मान निकालने के लिए द्रव्यमान कितना है 30, इसमें हम 6.023 × 10 के घाते 23 कण से जो है मल्टीप्लाई करेंगे और
300 ग्राम में इतने एलिमेंट उपस्थित है, जब इसे भाग करेंगे तो हमको उस एलिमेंट में उपस्थित परमाणु भार दे देगा। ठीक, तो यहाँ पे 36 गुणे 10 के घाते 23, कैपिटल एम बराबर सॉल्व करिए 10 के घाते 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 6 पंचे 30, 6 36, तो एम बराबर 50, इसे अभी और डिवाइड कर दीजिए, 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 3 18, 6 3 18, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आठ 8.33 गुणे 6 तो ये आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 50.19 ग्राम। ये मिल गया आपका कैपिटल एम। अभी कैपिटल एम मिलने के बाद आप ये वैल्यू जो है यहाँ पुट करेंगे। चलिए अभ्यास निकालिए। रो इज इक्वल टू जेड की वैल्यू 4 गुणे कैपिटल एम की वैल्यू 50.19 बटे ए क्यूब का मान यहाँ से 2 गुणे 10 के घाते -8 का क्यूब, और ये की वैल्यू 6.023 गुणे 10 के घाते 23 का, यानी जो है अवोगाड्रो संख्या है, इसकी वैल्यू हम अपने पास से खुद के पास से रख सकते हैं। रो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 9 36 7.020 बटे 2 का क्यूब 8 गुणे 10 के घाती -24 गुणे 6.023 गुणे 10 की घाती 23 का रो इज इक्वल टू, गुणा भाग कर लोगे भैया, इसके आगे आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका अंकित प्रश्न। अब चलते हैं थोड़े से अपने टॉपिकों में और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है क्रिस्टल में घटक या अवयवी कणों का संकुलन। क्रिस्टल में घटक या अवयवी कणों का संकुलन, अवयवी कणों का संकुलन। इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि जैसे क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टल में पाए जाने वाले जो भी घटक हैं उन घटकों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, उनका जो त्रिविम जालक होता है, ये त्रिविम जालक किस प्रकार से मैनेजमेंट में व्यवस्थित होता है, इसी टॉपिक के विषय में पढ़ना है। तो टॉपिक का नाम हमारे क्रिस्टल में घटक या अवयवी कणों का संकुलन। सबसे पहले आप समझिए कि संकुलन का मीन क्या होता है। संकुलन को अंग्रेजी में कहा जाए तो बड़े आराम से आप समझ लेंगे। संकुलन का मतलब होता है पैकिंग। क्या होता है? पैकिंग। वही पैकिंग जैसे कपड़े को पैक करना, ये वाला वर्ड जो है पैकिंग। पैकिंग का मतलब होता है संकुलन। पैकिंग में आप करते क्या हो? अपने सामानों को सही ढंग से व्यवस्थित करते हो ना। तो वही पैकिंग हमें पढ़ना है कि कोई भी क्रिस्टल का जो निर्माण होता है, निर्माण किस प्रकार की संकुलन व्यवस्था पर आधारित होता है। ठीक है, तो संकुलन इसे एक और नाम से भी जाना जाता है कि निविड संकुलन या समृद्ध संकुलन। ठीक है, निविड संकुलन या समृद्ध संकुलन। तो क्रिस्टल में घटक या अवयवी कणों का जो संकुलन होता है, ये विमाओं के आधार पे मुख्यतः 3 रूपों में होता है। देखिए कौन कौन सा। ठोसों का संकुलन, ठोसों
ठोसों का संकुलन मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। इसका जो पहला संकुलन होता है ये एक विमा में होता है, एक विमीय होता है, और जो दूसरा होता है ये द्विविमीय होता है, और जो तीसरा होता है ये त्रिविमीय होता है। ठीक, जो ठोसों के क्रिस्टल कण होते हैं यानी रचक कण जो होते हैं वो इन्हीं 3 क्रमों में व्यवस्थित होते हैं। पहला क्रम होता है एक विमीय, दूसरा क्रम होता है द्विविमीय एंड तीसरा क्रम होता है त्रिविमीय। इनके भी कई सारे अलग अलग भाग हैं। जैसे एक विमा में कोई भाग नहीं होता, क्योंकि एक विमा में जितने भी क्रिस्टल होते हैं सब ऐसे दाएं बाएं एक दूसरे से एक क्रम में ऐसे व्यवस्थित रहते हैं, केवल एक स्थिति में। बात समझ रहे? ठीक, इनके पीछे केवल एक साइड में इनके जो होता है, मतलब जैसे ये देखिए इस क्रिस्टल के इस साइड भी उस साइड भी एक एक रचक कण उपस्थित है। ऐसे क्रम में जो व्यवस्थाएं होती हैं इन्हें हम लोग एक विमा में मानते हैं। ठीक है, और द्विविमीय का मतलब हो गया जैसे ये द्विविमीय कि इनके चारों ओर मॉलिक्यूल उपस्थित रहते हैं। बात समझ में? ठीक, इन्हें हम कहेंगे द्विविमीय। और त्रिविमीय में क्या होता है? त्रिविमीय में आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। बात समझ में? तो एक विमीय में कोई प्रकार नहीं होता है, जबकि द्विविमीय जो होता है द्वि प्रकार का होता है। इसका जो पहला प्रकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्गाकार निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन। और इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है षट्भुजाकार निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन। तो द्विविमीय की ये दो प्रकार के संकुलन हो गए, जिसमें पहला आता है वर्गाकार निविड़ संकुलन, दूसरा आता है हमारा षट्भुजाकार, या आप इसे षटकोणीय भी कह सकते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन। बात समझ में? ठीक है, तो निविड़ संकुलन जो है इन्हीं के विषय में विशेष रूप से पढ़ना है कि वर्गाकार निविड़ संकुलन क्या होते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या होते हैं। ठीक है, तो अच्छा जो त्रिविमीय होते हैं, त्रिविमीय के भी 2 प्रकार होते हैं। जैसे उसमें होता है वर्गाकार द्विविमीय व्यवस्था का निविड़ संकुलन और षटकोणीय का त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो उसमें 3D कंडीशन में पाए जाते हैं यही दोनों। और त्रिविमा में पाए जाने वाले जो वर्गाकार निविड़ संकुलन होते हैं, जो त्रिविमीय के जालक में व्यवस्थित होते हैं, इनके भी प्रकार होते हैं। जो वहाँ पे हम लोग त्रिविमा में इनके 3D को पढ़ेंगे तो उनके भी प्रकार देखने को मिलेंगे। बात समझ में? फिलहाल हमें पढ़ना है मूल रूप से एक विमीय द्विविमीय। एक विमीय संकुलन में क्या होता है, एक विमीय संकुलन में जितने मॉलिक्यूल उपस्थित रहते हैं सब ऐसे एक क्रम में उपस्थित रहते हैं इस रूप में, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। बात समझ में? ठीक, इसमें क्या होता है कि आसपास के 2 गोले किसी एक गोले को संपर्कित किए रहते हैं। बात समझ में आई? ये हो गया हमारा एक विमीय में। वर्गाकार में ऐसे रहते हैं। वर्गाकार निविड़ संकुलन में ये क्रम रहता है कि एक गोला अपने दाएं बाएं के 4 गोलों से घिरा होता है। षटकोणीय में क्या होता है, एक गोला अपने चारों ओर 6 उससे गोलों से घिरा होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। और ये होता हमारा वर्गाकार निविड़ संकुलन। और एक विमीय संकुलन सीधा नॉर्मल सा एक गोला दूसरे गोले के संपर्क में रहता है, यानी एक गोला 2 गोलों के बीच में घिरा रहता है। ठीक है, तो ये हमारे संकुलन। ठीक है, इनके विषय में और डिटेल से कल पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही।